नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी इस बात पर कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो गांव में रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो नहीं जा सकते हैं। तो क्या सिर्फ वही विद्यार्थी, सिर्फ वही एस्पिरेंट्स एचएस और आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते हैं जो इन सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे ऐसे सफल जो अभ्यर्थी हैं उनको सुना होगा, उनके इंटरव्यूज़ सुने होंगे। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर ये कहा है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की और अगर गाइडेंस ली तो थोड़े समय के लिए, उसके बाद उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया और सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वो तरीका है जिसमें आप खुद को एसेस कर पाते हो, अपनी सेल्फ असेसमेंट कर पाते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और निश्चित तौर पर आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस को कवर करने के लिए पूरा मटेरियल होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। और अगर आपने नोट्स मंगवाए हैं किसी इंस्टीट्यूट के, तो फिर आप सबसे पहले जो आपको लगता है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है या जिसके नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, अगर आपने एक बार वो नोट्स मंगा लिया तो फिर आपने उन नोट्स पर ही फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगा लिए, फिर आपको लगा कि नहीं ये तो अब अधूरा है, अब मुझे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगाना है। तो इसमें अगर आप रहेंगे तो आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो भी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है हम उसको अच्छे से जो है वो उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उसको अच्छे से जानें। और इतना डीप स्टडी हमारी होनी चाहिए कि जो मटेरियल हमने पढ़ा है, जिसे हमने कम से कम 10 बार पढ़ा है, उससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमारे दिमाग में किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ज़रूरी ये है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस एचएस और आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें लगता है कि नहीं ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, या फिर बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं आसपास, हतोत्साहित करने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। तो उनको बोलने दीजिए। ये आपकी शक्ति होना चाहिए कि आप सुने। और ये जो समय होता है, इस समय बिल्कुल आपको मौन धारण कर लेना है, सुनना है। ठीक है, आप कहिए। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरा खुद का जो है वो स्वयं पर, अपने आप पर विश्वास है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि आपकी जो अपनी प्रतिभा है, जो आपका टैलेंट है, वो जो आपके टीचर्स होते हैं वो बड़ा जल्दी जो है वो पहचान लेते हैं। और निश्चित तौर पर उसके बाद जो आपके सीनियर्स होते हैं या फिर आपके रिलेशन में यदि कोई व्यक्ति है जिसने ऑलरेडी एचएस आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो व्यक्ति आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। लेकिन कभी भी इवन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं आपसे नहीं होगा, तब भी आपने अपना जो मन है वो छोटा नहीं करना है। क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत टफ़ एग्ज़ाम है। दिस इज़ नॉट वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, दिस इज़ द आई वुड से टफेस्ट एग्ज़ाम एटलीस्ट इन इंडिया। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपके पास एक बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास अच्छा मटेरियल होना चाहिए जिसको आप पढ़ें, और उस मटेरियल को आप एक बार नहीं 100 बार पढ़ें। तो निश्चित तौर पर सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी। एक बात हमेशा ये ध्यान रखिए कि हर जो व्यक्ति है वो डिफरेंट है। कोई से भी दो व्यक्ति जो है वो समान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति थ्रू आउट उसका जो स्कूलिंग, जो उसका करियर है, उसमें अगर वो टॉप करता आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी में, आपका सिविल सर्विसेज में, आपका एचएस एग्ज़ाम में भी टॉप करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि ऐसे विद्यार्थियों को रेगुलर बेसिस पर मोटिवेशन मिलता है। टीचर्स की तरफ से उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि वो कर रहे हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों की जो अ, अपनी मर्ज़ी से बैक बेंचर्स नहीं होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पीछे नहीं बैठते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा-सा और डीपली समझने की कोशिश करें तो गाँव के ऐसे बच्चे जिन्हें स्कूल जाने से पहले घर का सारा काम करना पड़ता है, स्कूल से आने के बाद वो होमवर्क नहीं कर पाते, वो खेल नहीं पाते, उनको फिर जो है वो काम के लिए जाना पड़ता है और ऐसे ही लाइफ चलती है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें अपने माँ-बाप के साथ मज़दूरी करनी पड़ती है, क्योंकि घर तभी चल सकता है जब हर व्यक्ति जो है वो हाथ बटाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आप ये नहीं कह सकते कि आप अपनी खुशी से जो है वो पीछे बैठे हो। नहीं, ये मजबूरी है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप लास्ट बेंच पर बैठो, चाहे आप फ्रंट बेंच पर बैठो, अ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आपको अपने टैलेंट को पहचानना है, अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ। और निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जो +1 +2 जब वो कर रहा है, 11th 12th जब वो कर रहा है, अगर वो इस एग्ज़ाम की तैयारी उस वक्त कर ले, यानी कि अगर उसे उस वक्त गाइडेंस मिल जाए और देयर इज़ समवन हु कैन गाइड हिम और हर कि भी अभी साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करो। तैयारी कैसे करोगे? अखबार पढ़ना स्टार्ट करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैगज़ीन्स, योजना है, कुरुक्षेत्र है, ऐसी जो गवर्नमेंट की मैगज़ीन्स है जिसमें जो जो डेटा होता है वो करेक्ट होता है। प्राइवेट जो मैगज़ीन्स निकलती हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये वो मैगज़ीन्स हैं जिनका जो डेटा है वो ऑथेंटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपका सोर्स बड़ा रेलेवेंट होना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास ये क्लियर हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है, जब आपके पास सोर्स क्लियर हो जाए, तो आपको ये इंश्योर करना है कि एक बार जब आपने एक किताब देख ली और आपको ये पता चल गया कि दिस इज़ द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो फिर उसके बाद फिर आपने किसी दूसरी किताब की तरफ देखना नहीं है। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अभी एक किताब उठा ली, 2 दिन के बाद कोई और व्यक्ति मिल के उसने कुछ और सजेस्ट कर दिया। अब उनको लगता है कि नहीं, ये जो किताब है परहैप्स ये सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर पाएगी, तो वो दूसरी किताब खरीद लेते हैं। 2 दिन के बाद वो तीसरी किताब खरीद लेते हैं। तो ऐसे-ऐसे किताबों का ढेर लग जाता है और वो एक भी किताब पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते। तो इस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बजाय इसके कि आप 100 किताबें 10 बार पढ़ें, बेहतर ये है कि 10 किताबों को 100 बार पढ़ा जाए। 10 किताबों का मतलब अगेन ये नहीं कि एक सब्जेक्ट की आप 10 किताबें पढ़ें, नहीं। कोशिश करो एक सब्जेक्ट की आप 1 किताब पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा 2। दूसरी किताब जो अगर आप पढ़ेंगे तो वो वो आपने इस तरह से पढ़नी है कि 60% टॉपिक जो आपने फर्स्ट किताब से पढ़े हैं, उन टॉपिक्स को आपने दूसरी किताब से नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आपने जो रिमेनिंग 40% ऑफ द सिलेबस है, जो आपको लगता है कि ये किताब अच्छे से नहीं कवर कर रही है या क्लैरिफाई कर रही है, तो उन टॉपिक्स के लिए आप दूसरी किताब को रेफ़र कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आप मटेरियल में खो ना जाएँ। अगर आप मटेरियल में खो गए, आप इस एग्ज़ाम को कर ही नहीं पाएंगे। आपके पास में मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा, मैगज़ीन्स इकट्ठी होती रहेंगी और अल्टीमेटली आप पढ़ नहीं पाएंगे और फिर वही तुक्के वाली बात होगी। ये एग्ज़ाम तुक्के से नहीं निकलता, इस एग्ज़ाम के लिए आपको जी जान लगाना पड़ता है। एक बात हमेशा मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जिनकी जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपने आप को कभी भी छोटा नहीं मानना है। अपने आप को ये नहीं समझना है कि भगवान ने हमें पैसा नहीं दिया, भगवान ने हमें उपेक्षित वर्ग में पैदा किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के लिए सब एक है। ये सब कुछ जो भी बनाया हुआ है, ये हमारा और आपका बनाया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस बात को
आपने ज़िंदगी भर जो है वो अपने दिमाग में डालना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएँगे, उस वक़्त ये और इस किस्म की बातें बड़ी काम आएँगी। आपको विश्वास होना चाहिए, भी एक फेयर जो है एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। यू हैव टू प्रूव कि भई ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए डिज़र्व करते हैं। आफ्टर ऑल, अगर 1 सीट है और 10 कैंडिडेट हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सेलेक्ट होते हैं तो दैट मीन्स कि 9 कैंडिडेट जो हैं वो डफ़र हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन हुई है तो यू हैव टू प्रूव कि आप उन 9 कैंडिडेट से बेहतरीन हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रिपरेशन करते हैं एचएस की, आईएएस की। उनकी जो संभावना है निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा उल्टा, कि उनकी जो संभावना है वो उनको ये मान के चलना चाहिए कि कम से कम मुझे 2 साल पूरी स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए, तब जो है वो संभावना रहती है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं खो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक ने इकोनॉमिक्स जो है वो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब उसको ये लगता था कि इकोनॉमिक्स इतना मैंने थ्रू आउट पढ़ा है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और अब यूनिवर्सिटी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो नाउ मैं तो बड़ा, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में, बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आई कैन गेट थ्रू विद दिस सब्जेक्ट। लेकिन जब सच्चाई से सामना हुआ तो पता चला कि इकोनॉमिक्स में तो आई एम नॉट एबल टू गेट इवन 60% ऑफ द मार्क्स, वेयर एज ज्योग्राफी में या फिर किसी दूसरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पॉलिटिकल साइंस में या फिर किसी और सब्जेक्ट में द पर्सन हु इज़ नॉट, मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहता, जनरली मैं कंपैरिजन करता नहीं हूँ, करना भी नहीं चाहिए, अपने आप से अपना कंपैरिजन करो। बट मुझे लगता है कि उसका आईक्यू लेवल 60 है, मेरा आईक्यू लेवल 80 है, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज़ गेटिंग मोर मार्क्स, उसके 80% आ रहे हैं। तो कहाँ डिफरेंस आया? सिर्फ सब्जेक्ट का डिफरेंस आया। तो अगर मैंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया होता तो मेरे भी 80% मार्क्स आते। अगर मैंने ज्योग्राफी लिया होता तो मेरे भी 90% मार्क्स आते। अगर मैंने मैथ्स लिया होता तो मेरे भी 95% मार्क्स आते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, एमफिल की होती है, पीएचडी की होती है, क्योंकि वो फिर सुनते नहीं है, दूसरों की नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि जो वो खुद कह रहे हैं वही सही है। एक बात। सेकंड, जो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, उनके लिए बड़ा अप्रोप्रिएट जो है वो टाइम होता है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। लेकिन उनके साथ भी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उन्हें भी यही लगता है कि अब ग्रेजुएशन कर ली है तो अब परहैप्स मैं बिल्कुल फिट कैंडिडेट हूँ। मेरा ये मानना है, आज के समय में जो हम आज का जो समय देखते हैं, यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है सर, कि इसे कवर करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए आपको एक एवरेज कैंडिडेट को, एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम 2 से 3 साल का वक्त चाहिए। दैट मीन्स कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, तब आपको अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू करेंगे? आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। दे शुड बी समवन हु कैन गाइड यू कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, लेख पढ़ने हैं, उनको समझना है, कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्यों बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को समझना जो है वो शुरू करना है। और उससे भी जो अच्छा जो समय होता है वो होता है जब आप अपना 11th और 12th कर रहे हैं। जो लोग 11th 12th में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन चांसेस होते हैं बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन। तो वो तब तक उनका जो बेसिक्स है वो बड़ा क्लियर हो चुका होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ ये है कि आज का जो काम है वो आज ही आपको पूरा करना है, कल पर कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आपने, ये डिसिप्लिन का पहला चैप्टर लेसन होता है। अगर आज कोई ठान लिया कि मुझे आज करना, मतलब आज करना है, चाहे आप थोड़ा ही करो बट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नियमितता बड़ी, कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन बनाए रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। किसी स्टडीज़ को नियमित रखेंगे तो ही आप इसमें आगे कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए 12 से 14, 15, 18 घंटे तक जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि आप शुरू में ही 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, नहीं, 2 घंटे पढ़ो, कोई बात नहीं। जब आप शुरुआत अपने इस एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो आप 2 घंटे से स्टार्ट करो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ा दो। मॉर्निंग या इवनिंग का जो सेशन है वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इसको लेना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मॉर्निंग का जो समय वो सूट करता है, कुछ लोग हैं जिन्हें इवनिंग का या लेट नाइट या नाइट का जो शेड्यूल है वो सूट करता है। पर्सनली हम भी जब तैयारी करते थे तो हम भी जो है वो नाइट का जो हमारा शेड्यूल रहता था, शाम को 7 बजे डिनर करने के बाद उसके बाद हम बैठते थे सुबह 6 बजे 7 बजे तक कंटिन्यूसली नहीं। अगेन 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है, 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए उठिए, छोटा मोटा म्यूजिक सुन सकते हैं, बट उस म्यूजिक में फिर खो नहीं जाना है कि आप 10 मिनट के लिए सुन रहे हो फिर 1 घंटा तक म्यूजिक ही सुन रहे हैं। ये अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बेड दो या ना दो, नीचे सो जाएगा ज़मीन पर कोई बात नहीं, रज़ाई दो ना दो कोई बात नहीं, जो अवेलेबल होगा उसमें कर लेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए टेबल चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप सोचेंगे कि बिस्तर पर बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है सर। टेबल चेयर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारे वो दोस्त जिन्होंने किन्हीं कारणों से इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है या फिर जिनका एक सपना था, आज भी मैं मिलता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि हमने भी कभी एचएस की तैयारी की थी लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न रहा हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बट मैं उन सभी दोस्तों को एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आओ मिलकर एक बार फिर से दोबारा कोशिश करते हैं। अगर आपके पास प्रयास हैं, अगर आपके पास अटैम्प्ट्स हैं, अगर आपके पास एज है और आप क्वालिफाइड हैं अदरवाइज़, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर कि आप ज़रूर इसकी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।